स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था मीर जाफर को, और उस समय देखा था कि किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद से, युद्ध तो क्या वो षड्यंत्र ही था, उसके बाद से किस तरह से अंग्रेजों ने मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी लॉर्ड क्लाइव की। और जब वो नवाब बन गया, उससे बहुत ज़्यादा सब पैसे लिए। ठीक, 24 परगना की जमींदारी ले ली इन लोगों ने, अंग्रेजों ने। बाद में यहाँ से लॉर्ड क्लाइव चला जाता है इंग्लैंड, चूंकि उसकी बहुत ख्याति हो गई थी, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर बढ़ गए थे। आज के टर्म में अगर बात करें तो, है ना, बहुत ज़्यादा चला गया। कहा कि अब आराम से वहीं पर रहेंगे, यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फिर एक गवर्नर हुआ, उसका नाम था वेंसी टार्ट। वेंसी टार्ट बंगाल का गवर्नर बना। अब देखिए क्या हुआ कि मीर जाफर भी जब ना नुकुर करने लगा कि हम इतने पैसे नहीं देंगे, हर बार उसी से सब पैसे मांगते थे, पुरस्कार मांगते थे, सब अपने पर्सनल लेवल पे सब व्यापार करने लगे। अंग्रेज बहुत तंग आ गया था जब वो मना करता था इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब बोले कि हम ही ने तुमको बनाया, तुम हमें ही मना कर रहे हो, तुम हट जाओ, हट गया वो। इन लोगों ने, वेंसिटार्ड ने किसको बनाया? मीर कासिम को। क्या? वहां का नवाब। कहाँ का? बंगाल का। ये बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना, का नवाब। कब से कब तक रहा? 1760 से 1763 तक। अब जाहिर सी बात है, वेंसी टाट ने जब मीर कासिम को नवाब बनाया तो कुछ लिया भी होगा। मतलब उसको खुश करने के लिए भी मीर कासिम ने क्या कर दिया? वेंसी टाट को 5 लाख रुपए दिए। कितने? 5 लाख। केवल वेंसी टाट ही नहीं लिया। आपको याद होगा जब मैं ब्लैक होल ट्रेजेडी पढ़ा रहा था, तो उसका वर्णन एक पत्रकार ने किया था। उसका नाम था हॉलवेल। 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 इसको भी 2,70,000 दिया। अब ऐसे ऐसे पैसे बांटता गया, और इसके बाद से उसको समझ में आया कि अंग्रेज तो केवल हमसे पैसे लूट रहे हैं। तो सोचा मना करने की, तब तक अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करो, ये तो छोटी मोटी चीजें थी, आओ एक संधि करते हैं। तो 27 सितंबर 1760 को एक संधि होती है। 27 सितंबर 1760 को एक संधि होती है। किसके किसके बीच में? मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य। क्या संधि थी? के मध्य। यह संधि क्या थी? इस संधि में यह साफ साफ दिया गया था कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, कौन कौन से? वर्धमान, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये तीनों जिले किसको दे दिए गए? अंग्रेजों को। किसने दिया? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने ये तीनों जिले किसको दे दिए? अंग्रेजों को। अब ये जिले देने से क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह था कि यहां से जितनी भी जमीन रहती थी, इसके जो भू राजस्व की राशि आती थी, जितना भी भू राजस्व की राशि हुई, वह पहले किसको जाता था? नवाब को, मतलब मीर कासिम को। अब किसको जाने लगा? अब यह जाएगा अंग्रेजों के पास। मतलब उस क्षेत्र में जितने भी राजस्व के स्रोत हैं, वह जितना उससे पैसा आया वो सीधे सीधे किसके पास जाएगा? अंग्रेजों के पास जाने लगा। फिर तब तक अंग्रेज आए, सब कहे सब एक काम करो, एक सिलहट एक क्षेत्र था, सिलहट। इसी जो संधि में ये सब भी बातें थी, सिलहट। ठीक, यहां पर बहुत ज्यादा चूने का व्यापार होता था, है ना, चूना निकाला जाता था। सिलहट एक क्षेत्र है, ये वर्तमान में, अभी के समय में बांग्लादेश में पड़ता है, और वो असम और मेघालय के बॉर्डर पे पड़ता है जिला। मतलब अभी तो फिलहाल वहां पर चाय की बागान बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वहां पर ये सब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बोलते हैं, आपके बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर पहले चूने का व्यापार होता था। इस संधि में ये था कि आधा व्यापार हम करेंगे,
आधा चूना, जैसे मान लीजिए अगर 100 हेक्टेयर में अगर चूना हो रहा है तो 50 हेक्टेयर हम लोग लेंगे। ये भी ले लिए सब अंग्रेज। और ये लेने के बाद से कहे सब कि हम एक बार फिर आए, सब कहे कि ऐसा है कि हम लोग दक्षिण के अभियान पे जा रहे हैं और इसमें 5 लाख रुपए की जरूरत है। फिर लिए सब, किससे? मीर कासिम से। ये तंग आ गया। पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। कहाँ होती थी? मुर्शिदाबाद। इसने सोचा इन सबों के पास रहेंगे तो फटाफट ये सब पहुंचते रहेंगे, अभी ये दे दो, अभी वो दे दो, अभी ये दे दो। तो कहा जाता है मीर कासिम के बारे में कि अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में ये बाकियों से योग्य था। इसने सोचा कि यहां रहूंगा तो इनको मना कर नहीं सकता, देना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं दिया तो फिर क्या पता षड्यंत्र करके हमको हटाकर किसी और को बना देंगे सब। तो इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, मुंगेर ट्रांसफर कर लिया। मुंगेर, मुंगेर एक जिला पड़ता है बिहार में, वर्तमान बिहार में। तब तो बिहार भी बंगाल का ही अंग था। तो उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली, कहाँ ट्रांसफर कर लिया? मुंगेर में। सोचा कि इनसे दूर रहूंगा, इनसे दूर रहूंगा। और वहां पर उसने जाकर कहा कि दूर तो आ गया हूं, लेकिन अंग्रेज मेरा पीछा छोड़ेंगे सब नहीं। तो एक गुरगिन खां नाम का एक व्यक्ति था। नाम क्या था? गुरगिन खां। गुरगिन खां ये अर्मेनिया का था, मतलब यूरोपीय था। इसके देख रेख में मीर कासिम ने एक सेना का निर्माण करना चालू किया ताकि डिसिप्लिन हो। क्योंकि अगर अंग्रेजों से लोहा लेना है तो उनके लेवल का एक सेना भी तो चाहिए। यहाँ की सेना पहले पारंपरिक तौर पर चलती थी, तीर भाला और ये सब छोटे मोटे एक दो बंदूकें हैं, बंदूकें भी चलाना नहीं जानते थे लोग, तोप के गोले वोले तमाम सारी चीजें होती थी। और यूरोपीय इन सब में बहुत ही ज्यादा दक्ष थे, उनकी क्षमता इनसे बहुत ज्यादा थी। तो मीर कासिम ने सोचा क्यों ना किसी यूरोपीय से ही अपने क्या बोलते हैं सैनिकों की ट्रेनिंग दिलवाऊं। तो गुरगिन खां को नियुक्त किया ट्रेनिंग देने के लिए कि उसकी देखरेख में एक सेना बनाऊं। कहां पर? मुंगेर में। साथ ही साथ एक तोप खाने का भी निर्माण करवाया, क्योंकि उसको पता था कि अंग्रेजों के पास तोप है और उनसे अगर मुकाबला करना है तो आपको अपने तोप खाने को और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। तो उसने एक तोप खाना भी बनवाया मीर कासिम ने। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई पैसा मांगना होता था तो पहले तो नजदीक था मांग लेते थे, अब वो दूर है चूंकि, कैसे मांगे? इसी बीच में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम मीर कासिम ने उठाया। क्या उठाया अभी देखते हैं हम लोग। उसने क्या किया, आप लोग को याद होगा एक क्लास में मैंने बताया था कि 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक दस्तक जारी किया था। दस्तक किसके द्वारा जारी किया गया था? 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर के द्वारा दस्तक जारी हुआ था। तो क्या किया मीर कासिम ने, देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। अब दुरुपयोग कैसे होता था? अंग्रेज एक तो फ्री में व्यापार करते थे, कहीं पर भी जाते थे किसी भी नाके पर उनको चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। तो कंपनी के लिए हालांकि दिया था मुगल बादशाह फारूकसियर ने, लेकिन ये लोग अपने पर्सनल लेवल पे भी व्यापार करने लगे। और पर्सनल लेवल पे तो व्यापार करते ही थे, भारतीय व्यापारियों को भी क्या करते थे, वो दस्तक दे देते थे कि जाओ दिखाना और तुम चले जाना, बोलना कंपनी का माल है। अब इससे उनको डबल फायदा होता था, एक तो अपना देना नहीं पड़ता था और उस दस्तक को बेच देते थे भारतीय व्यापारियों को। ये मीर कासिम जानता था और मीर कासिम ने कहा कि भाई, बुलाया उन सबों को और कहा कि काम करो तुम लोग, 9% के लगभग हमको चुंगी दो। वो सब मुकर गए। मुकर गए तो क्या हुआ कि मीर कासिम ने दस्तक जो था कहा कि ये निरस्त हो गया, अब दस्तक की जरूरत नहीं है और ये कोई भी नहीं दिखाएगा, दस्तक चलेगा ही नहीं, इनवैलिड हो गया। जिस तरह मोदी जी एक बार आकर कहे ना कि जितनी करेंसीज हैं वो क्या हो गई, अब वो प्रचलन में नहीं रहेंगी, है ना।
एक आज शाम से खत्म। ऐसे ही मीर कासिम आया और उसने क्या कर दिया, कहा कि अब दस्तक आज के बाद से, आज रात 8 बजे के बाद से दस्तक समाप्त। अब दस्तक समाप्त हो गया, यह बात अंग्रेजों को चुभ गई। क्यों? एक तो उनको फायदा होता था दस्तक से, वो बात तो थी। जो सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि जो सुपरमेसी टाइप की का उनको लगता था कि हमको थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो मिल रही है एज कंपेयर टू जो इंडियन जो मर्चेंट हैं उनसे, जो भारतीय व्यापारी हैं उनसे उनको ज्यादा तवज्जो मिलती थी पहले। और अब सब समान हो गए। अब भारतीय व्यापारी भी कह रहे हैं कि क्यों, क्या हुआ, दस्तक का क्या हुआ, पूछ रहे हैं सब कि दो, जानबूझ के एक तो भारतीय चिढ़ाने के लिए और चले जाते होंगे कि जरा दस्तक दे दो, हमको काम है। अब उनको बुरा लगता होगा कि बताओ, एक तो दस्तक खत्म हो गया और जाकर कहते होंगे ना कि अरे, मतलब मुझे तो नहीं पता था, खत्म हो गया, तब तो आप भी हमारे ही जैसे व्यापार करेंगे, आपको भी टैक्स देना होगा। अब अंग्रेजों को ये बात बुरी लगती थी। अब ये समझिए आगे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, किसके लिए, आपके बक्सर के युद्ध के लिए। हुआ क्या, दस्तक समाप्त हो गया, है ना। अब अंग्रेज अपने कुछ जो कलकत्ता काउंसिल के जो मेंबर थे, उन मेंबर्स को भेजे, कहां पर, मुंगेर, बात करने के लिए। बात करने के लिए इसलिए भेजे सब कि जाओ थोड़ा बात करो और कहो कि दस्तक चालू करें। तो ये कहा मीर कासिम कि अगर आपको इतनी समस्या है ना तो एक काम करो, जो हमने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव दिया था वो भी वापस करो। अब अंग्रेजों की ये बात एकदम मतलब चुभ गई, मतलब वो दिल पे ले लिए बात, कहे कि अच्छा, भेजे तो थे ही, इनसे वो कह दिए कि जाओ और कड़ाई से बात करना। किसको, एक था उसका नाम हे और दूसरे का था अमायत। हे और अमायत, ये कौन से थे व्यक्ति, ये कलकत्ता काउंसिल के मेंबर थे। ये कलकत्ता काउंसिल के मेंबर थे, कलकत्ता काउंसिल के सदस्य, इनको भेजा था, हे और अमायत को। ये दोनों जाकर उसको थोड़ा सुना दिए, और दरबार में बैठा था, सुना दिए तो कहा कि कोई बात नहीं, आप आइए, आप हमारे मेहमान हैं। तो हे को कहा, हे इधर आओ, और लेकर गया और कहा कि आओ, तुम्हें अपने पूरा जो हमारा जो महल है उसको दिखाता हूँ, एक बहुत ही सुरक्षित जगह है, वो सब दिखाता हूँ। लेकर गया और इनको जेल में बंद कर दिया। ठीक। अमायत को दूसरे लेकर गए, वो कहे कि इसका भी लीला समाप्त करो, अमायत को मार डाले सब। अब ये बात और अंग्रेजों को कहे सब कि आपने जो दो अपने जेंटलमैन भेजे थे, जो भद्र पुरुष भेजा था, वह आकर और यहाँ पर हमारी बेइज्जती कर रहे थे, इसलिए उनका काम खत्म कर दिया हमने। अब ये बात अंग्रेजों को बहुत चुभ गई, चुभ गई। बस उन्होंने क्या किया, अपने एक उसको भी मेजर को भेजा, मेजर एडम्स। किसको भेजा, मेजर एडम्स को। और अभी ये तैयारी, चूंकि 2-3 साल में ऐसा थोड़ी होता है कि एक बहुत बड़ी सेना को आप प्रशिक्षित करवा लेंगे, बहुत बड़ी तैयारी करवा देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। मेजर एडम्स ने मीर कासिम को हराया मुंगेर के पास। ठीक। एक उनालिया करके एक जगह थी, वहां पर हराया, एक और भी जगह थी। तो ऐसे ऐसे जगह पे हराया। बस मीर कासिम वहां से भागकर और पटना चला गया। कहां से, मुंगेर से भागकर पटना चला गया। और पटना में जाकर जो अंग्रेज वहां पर अधिकारी थे कुछ, भाई अलग अलग जगह पे अंग्रेज भी थे अधिकारी, पकड़ा और 148 लोगों को बंद करके मरवा डाला, 148 लोगों को मार दिया। और उसको पता था कि इतना, तो उसको लगा कि दहशत होगी इससे अंग्रेजों में, लेकिन अंग्रेज तो अब पूरी तरह से तैयार थे कि अब तुम एक और गलती करो, एक तो हे को भी मार दिया, अमायत को भी मार दिया, ऊपर से तुमने 1717 वाला दस्तक जो है वो आपने समाप्त कर दिया। क्योंकि दस्तक समाप्त गया तो उनको बात दिल पे एकदम लग गई थी, क्योंकि वो लोग व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के हिसाब से चलते थे, जिसको बोलते हैं श्वेत नस्ल का सिद्धांत, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। श्वेत नस्ल का सिद्धांत इसको बोला जाता है। मतलब वो कहते थे कि हम जो गोरे लोग हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, तुम काले लोगों को ठीक करना।
तो अपने आप को अच्छा समझते थे, कहते थे कि हमको भगवान ने ज़िम्मेदारी दिया है, बर्डन दिया है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है कि हम आप लोग को थोड़ा-सा सभ्य बनाएँ, है ना? अपने आप को ऐसा समझते थे। तो उनको बात बुरी लगी कि बताओ अब तो हम काले के बराबर हो गए, हमसे भी टैक्स ले रहा है, जिसको बड़े ही मेहनत से मतलब हम लोगों ने लिया था। अब क्या हो गया, यह सब पूरी तरीके से एक आधार तैयार करता है किसका? बक्सर के युद्ध का। मैंने पिछली क्लासेस में भी बोला है कि इतिहास में कोई भी घटना अकारण नहीं होती और कोई भी घटना अचानक नहीं होती। उसके पीछे कोई न कोई एक वजह होती है, एक कारण होता है। वो दूसरे घटना को जन्म देता है। अब यहां से मीर कासिम भागा, क्योंकि उसको पता था कि पटना में हमने कांड कर दिया, वहां से भाग कर चला गया अवध, जो अभी तत्काल में लखनऊ है, वहां चला गया और वहां जाकर छिप गया। और छिपेगा क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता था कि अंग्रेज तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, अब करेंगे तो उनसे लोहा लेना पड़ेगा। तो जाकर अवध के नवाब के यहाँ छिप गया। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया उस समय, इसको कहा कि अब तुम तो नवाब हो ही नहीं, हम तो तुम्हें मान्यता ही नहीं देते हैं। फिर सोचे सब अब किसको बनाए जो थोड़ा बहुत जानता भी हो। तो फिर मीर जाफर की तरफ से देखे, तरफ देखे सब। अब मीर जाफर दूसरी तरफ देखने लग रहा है कि फिर हमको कहीं ऐसा ना हो कि फिर करके उतार दे सब। कहे सब मीर जाफर से कि नहीं टेंशन मत लो, जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम ही रहना, बस हमारी वाली करना। कहा जैसा कहो। एक तो उतारे सब, और उसकी भी बेइज्जती हुई होगी उस समय। फिर मतलब बना दिए सब। तो मीर जाफर उस समय क्या बन गया, 1763 में मीर जाफर फिर बंगाल का नवाब बन जाता है और मीर कासिम अवध छिप जाता है। यह सब घटनाएं थी बक्सर के युद्ध के पहले। तो अगली क्लास में जो हम लोग आएंगे तो उसमें देखेंगे बक्सर के युद्ध को, कि उसमें बक्सर के युद्ध में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी पार्टीज थी, किसने किस टीम का नेतृत्व किया, है ना। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और ये था हमारा मीर कासिम का लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच।